Hello students, myself Dr. Sunil Kumar Batra, Principal SMJN PG College, हरिद्वार। मैं बिजनेस लॉ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए है, संयोगिक अनुबंध कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्रकृति की दृष्टि से यदि हम देखें तो अनुबंधों को हम दो प्रकार से रख सकते हैं। फर्स्ट, शर्त रहित, जिसको कि हम एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं, शर्त रहित। और दूसरा हो सकता है शर्त सहित, जिसको कि हम कंडीशनल कह सकते हैं। जब हम शर्त रहित अनुबंध के बारे में कहते कि वह अनुबंध शर्त रहित है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसके साथ किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की गई होती है। किसी भी तरह की कोई कंडीशन उसके साथ अप्लाई नहीं है। लेकिन जब किसी अनुबंध के साथ कोई कंडीशन को भी उसके साथ समाहित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जो उस शर्त के पूरा होने या न होने पर डिपेंड करती हो, तो ऐसे अनुबंधों को हम संयोगिक अनुबंध के कैटेगरी में रखते हैं। तो सीधा सीधा सा अर्थ यह हुआ कि ऐसे अनुबंध जो शर्त रहित हैं, एब्सोल्यूट हैं, उनका निष्पादन होना आवश्यक है, उनको यहां पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसे अनुबंध जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर और साथ साथ उस कंडीशन के पूरा होने या न होने पर डिपेंड करते हो, जो उस मुख्य अनुबंध के कोलैटरल है, समपार्श्विक है, ऐसे अनुबंधों को हम संयोगिक अनुबंध के दृष्टिकोण से जानते हैं। इसको आप इस तरह से भी एक एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से यदि हम समझाना चाहें तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति या मिस्टर राम अपनी संपत्ति का, अपनी दुकान का बीमा कराता है, इंश्योरेंस कराता है। तो बीमा कंपनी से उसको इंश्योरेंस की वह धनराशि कम मिलेगी। जब उसने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस कराया अपनी दुकान का की आग से जो है क्षति के कारण, फायर इंश्योरेंस जो है उसने कराया। यदि राम की दुकान में आग नहीं लगती है तो घटना
घटित नहीं होती है। कोलैटरल जो इवेंट है, समपार्श्विक घटना जो है वो घटित नहीं हुई, तो यहां वो अनुबंध निष्पादनीय नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, दुर्घटनावश दुकान में आग लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी राम को हुई हानि को कंपनसेट करने के लिए उत्तरदायी होगी। तो ऐसे अनुबंधों को हम संयोगिक अनुबंध के नाम से जानते हैं, जो संयोग या कोलैटरल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसकी प्रकृति ही यही होती है कि ये कंडीशनल होता है, शर्त सहित होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यदि आप देखें तो डेफिनेशन भारतीय अनुबंध अधिनियम की सेक्शन 31 में जो है इसको डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। और वहां कहा गया है कि संयोगिक अनुबंध किसी कार्य को करने अथवा न करने का एक ऐसा अनुबंध है जो किसी ऐसी घटना के होने या न होने पर निर्भर करता है जो अनुबंध के समपार्श्विक यानी कि कोलैटरल है। कोलैटरल, ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू something if some event collateral to such contract does or does not happen under section 31। ये सेक्शन 31 में बिल्कुल क्लियरली जो है ये बताया गया है। तो इस तरह से यदि आप देखें तो संयोगिक अनुबंध किसी घटना के होने पर अथवा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए, किसी घटना के न होने पर किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए हो सकता है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। एक व्यक्ति राम हरि को उसके मकान में आग लग जाने की शर्त पर 20,000 रुपए देने का अनुबंध करता है। यहां किसी घटना के होने पर किसी कार्य को करने का संयोगिक अनुबंध है। ऐसे अनुबंध को शर्त युक्त अनुबंध, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसे अनुबंधों में दायित्व किसी घटना के होने या न होने की शर्त पर निर्भर करता है। इसको एक दूसरे उदाहरण से भी समझा जा सकता है, जिससे कि ये और अधिक आपको क्लियर हो जाएगा और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। राम श्याम को भूमि, एक भूमि है उसकी, 50,000 रुपए में
खरीदने का अनुबंध करता है। यह एक साधारण विक्रय अनुबंध है। इसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि एक अपनी भूमि को बेचना चाहता है, दूसरा खरीदना चाहता है। इसमें कहीं किसी तरह की कोई कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं कर रही है। साधारण अनुबंध है। लेकिन यदि यहीं पर इसको इस तरह से कहा जाए कि वह अपनी भूमि को बेचने का अनुबंध तब करेगा जब वह कोर्ट से उस जमीन का जो विवाद चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, यदि वह उसको वहां से जीत जाएगा तो अपनी भूमि को 50,000 रुपए में बेचने के लिए तत्पर होगा। तो यहां अब एक कंडीशन आ गई जो कि उस मुख्य अनुबंध के कोलैटरल है, समपार्श्विक है, कोलैटरल है। और वो घटना क्या आ गई? वो घटना जो कोलैटरल कंडीशन है कि यदि वह उस भूमि का जो विवाद, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, यदि वह उसे जीत जाएगा तब वह उस भूमि को 50,000 रुपए में बेचने के लिए तत्पर होगा। तो ये अब तभी, इस अनुबंध को तभी पूरा किया जा सकता है जब वो कंडीशन पूरी होगी। यदि मान लिया जाता है कि कंडीशन में वो मुकदमा हार जाता है तब खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि वो जीत जाता है तो जब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी वह मुकदमा जीतेगा तब इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसको राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है और इसको हम संयोगिक अनुबंध के अंतर्गत रखेंगे। तो संयोगिक अनुबंध बहुत क्लियर सी बात है, एक ऐसे अनुबंध जो मुख्य अनुबंध के साथ साथ किसी एक कंडीशन जो कि मुख्य अनुबंध के समपार्श्विक होती है, कोलैटरल होती है, तो उसके साथ साथ उस कोलैटरल कंडीशन के घटित होने या न घटित होने पर जो अनुबंध निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसको हम संयोगिक अनुबंध के अंतर्गत, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम उसको रखेंगे। अब इसके आधार पर हम इसके अगर लक्षणों की बात करें, एसेंशियल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि इसके क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यह है, वचन अनिश्चित घटना पर निर्भर होते हैं। वचन अनिश्चित घटना पर निर्भर होते हैं। प्रोमिसेज आर बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट्स। जो प्रॉमिस हैं वो बेस्ड होते हैं अनसर्टेन इवेंट्स, यानी कि वो घटना, उसमें सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, उस पर वो बेस्ड होते हैं। तो ये पहला इसका विशेषता होती है कि जो वचन है वो अनिश्चित घटना पर निर्भर होते हैं। दूसरी जो विशेषता होती है, घटना अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो घटना ऐसी होनी चाहिए कि जो मुख्य अनुबंध चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसके साथ में वो उसके समपार्श्विक, उसके कोलैटरल होनी चाहिए, समपार्श्विक होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो भूमि बेचने की बात, कि वो भूमि को तब बेचेगा जब वह उस भूमि का जो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है उसको जीत जाएगा। तो
भूमि बेचना और खरीदना ये मुख्य अनुबंध हो गया, लेकिन उसके समपार्श्विक जो घटना है वो घटना क्या है? वह उस विवाद का निपटारा है जो कोर्ट में चल रहा है, वो मुकदमा है। उसके जीतने पर ही ये अनुबंध इंफोर्सेबल बाय लॉ, राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। और तीसरी मेन बात होती है जो इसकी विशेषता में आती है, घटना वचनदाता की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इवेंट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन प्रोमिसर्स, स्वीट विल और डिजायर। संयोगिक अनुबंधों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि घटना किसी एक पक्षकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसे मिस्टर राकेश दिनेश से यह कहता है कि मेरी इच्छा यदि हुई तो मैं अपना मकान आपको 50,000 रुपए में बेच दूंगा। यह संयोगिक अनुबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इच्छा पर डिपेंड कर रहा है ना, ये कंडीशनल नहीं है। उसकी इच्छा कंडीशनल नहीं है। उसकी जो डिजायर है वो डिजायर कंडीशनल नहीं है। नहीं करे इच्छा तो कहां कहेगा मेरी तो इच्छा नहीं कर रही, नहीं। तो ये संयोगिक अनुबंध के अंतर्गत हम इसको सम्मिलित नहीं करेंगे, इनको नहीं सम्मिलित किया जा सकता। लेकिन इसके विपरीत अगर हम चलें, यदि राकेश दिनेश को इस शर्त पर बेचने का, अपना मकान बेचने का अनुबंध करता है कि यदि वह कोर्ट में चल रहे मकान के विवाद को जीत जाएगा तो उसे वह उस 50,000 रुपए में बेच जाएगा। तो कोर्ट में चल रहा विवाद ये कंटिंजेंट इवेंट है, ये कंटिंजेंट इवेंट है, ये संयोगिक घटना है। जीतना या हारना, जीत जाएगा तो फिर ये इंफोर्स हो जाएगा, ये अनुबंध हो जाएगा और ये संयोगिक अनुबंध की अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। हार गया तो खत्म, व्यर्थ, फिर क्योंकि इसके बाद तो हो ही नहीं सकता, मकान ही उसका नहीं है तो बेचेगा क्या। तो ये संयोगिक अनुबंध की विशेषताएं होती हैं। संयोगिक अनुबंध को लागू करने के जो नियम है वो क्या नियम है, उनको मैं आपको डिस्कस करता हूं कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर संयोगिक अनुबंध को इंफोर्स कराया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। इसको सेक्शन 32 से लेकर के 36 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 32 टू 36, धारा 32 से 36 तक इसको डिफाइन किया गया है, इसको बताया गया है। जिसमें पहला पॉइंट इसमें बोला गया है, अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर प्रवर्तनीय अनुबंध। अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर प्रवर्तनीय अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, सेक्शन 32। सेक्शन 32 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी अनिश्चित भावी घटना जो फ्यूचर में हो रही है उसके घटित हो जाने पर अनुबंध, संयोगिक अनुबंध को इंफोर्स, प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। क्योंकि
बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लॉ में डिफाइन किया गया है कि किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी काम को करने अथवा न करने के संयोगिक अनुबंध राज नियम द्वारा तब तक प्रवर्तनीय इंफोर्सेबल नहीं कराए जा सकते जब तक कि वह घटना घटित नहीं हो जाती है। यदि घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ माना जाता है और फिर यह अनुबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन घटना घटित हो गई है तो जब घटना घटित हो गई है तब उस अनुबंध को हम राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय करा सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का घोड़ा खरीदने का अनुबंध इस शर्त पर करता है कि यदि मिस्टर एक्स मिस्टर जेड के बाद तक जीवित रहे, यानी कि एक तीसरा व्यक्ति और उसमें इंक्लूड कर दिया मिस्टर जेड, यानी कि उसके बाद तक जीवित रहे। यह अनुबंध राज नियम द्वारा उस समय इंफोर्सेबल होगा जब जेड एक्स के जीवन काल में ही मर जाए, यानी कि उससे पहले मर जाए। तो जेड पहले मर जाएगा तो फिर ये एक्स और वाई के बीच में जो कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल हो गई और फिर वहां पर उनके बीच में संयोगिक अनुबंध इंफोर्स कराया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर प्रवर्तनीय अनुबंध। वो तो घटित हो गई, अब हम बता रहे हैं घटित न होने पर। कॉन्ट्रैक्ट enforceable on not happening of a future uncertain event under section 33। सेक्शन 33 में बिल्कुल क्लियरली इस बात को बताया गया है कि किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी काम को करने या न करने का संयोगिक अनुबंध उस समय इंफोर्सेबल होता है जब घटना का घटित होना असंभव हो जाए तथा उक्त घटना के घटित हो जाने पर अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति या एक इंश्योरेंस कंपनी जहाज के मालिक को यह प्रॉमिस करती है कि यदि उसका जहाज पोर्ट पर यानी कि बंदरगाह पर वापस नहीं पहुंचेगा तो वह उसे 1 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देगी। अब जहाज जो है अनफॉर्चुनेट समुद्र में डूब जाता है, तो इसका मतलब अब वह कभी भी बंदरगाह पर वापस नहीं आ पाएगा। और अब यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, वो कभी भी बंदरगाह पर वापस नहीं आएगा। तो जहाज का मालिक
बीमा कंपनी से 1 करोड़ रुपए की धनराशि हर्जाने के रूप में प्राप्त करने के लिए इस अनुबंध को प्रवर्तनीय करा सकता है, इन्फोर्स करा सकता है। क्योंकि वो घटना कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो वाला जहाज अब कभी भी बंदरगाह पर नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि वो तो समुद्र में डूब गया है। आगे चलते हैं। भावी व्यक्तिगत कार्य की असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ए फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन अंडर सेक्शन 34। इस सेक्शन में व्यक्तिगत कार्य की असंभावना के बारे में बताया है, इम्पॉसिबिलिटी, असंभव, इसके बारे में बात की गई है। इसके अंतर्गत यदि किसी भावी घटना पर, जिस पर कोई अनुबंध संयोगिक हो, किसी व्यक्ति के किसी अनिश्चित समय पर कार्य करने की रीति है, तो ऐसी घटना उस समय असंभव हुई भी मानी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात कर दे जिसका परिणाम यह निकलता है कि वह घटना असंभव हो जाए, तो वह किसी निश्चित समय के भीतर उस रीति के अनुसार या किसी दूसरी रीति के अनुसार कार्य कर सकेगा। तो भावी व्यक्तिगत कार्य की संभावना, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। मिस्टर राजेश सुनील को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है यदि वह गीता से, जो कि उसकी पुत्री है, उससे विवाह कर ले। लेकिन दूसरा पक्षकार जिसने शादी करनी थी, उसने किसी और लड़की से शादी कर ली। तो ऐसी दशा में अब सुनील की जो शादी है उसकी पुत्री गीता से नहीं हो सकती। तो ऐसा उसके व्यक्तिगत कार्य जो उसने कंडक्ट किया है उसके कारण अब ये इम्पॉसिबिलिटी उत्पन्न हो गई है, क्रिएट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये संयोगिक अनुबंध अब परिवर्तनीय नहीं हो सकता। आगे नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। अनिश्चित भावी घटना के निर्धारित अवधि में घटित होने पर परिवर्तनीय अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट enforceable on happening of a future uncertain event within a specific period, एक निश्चित अवधि के एक स्पेसिफिक पीरियड अंडर सेक्शन 35। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है किसी निर्दिष्ट अनिश्चित भावी घटना, क्योंकि अनिश्चित घटना तो फ्यूचर की होगी, भावी घटना के निश्चित समय में घटित होने के संयोगिक अनुबंध उस समय व्यर्थ हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, यदि ऐसे निश्चित समय के बीतने तक ऐसी घटना नहीं होती है। यानी कि समय निकल गया और वो घटना घटित नहीं हुई।
निश्चित समय से पूर्व ही ऐसी घटना का घटित होना असंभव हो जाता है, या निश्चित समय से पूर्व ही ऐसी घटना का घटित हो जाना असंभव हो जाता है। इसको इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है। अभी हमने एक जहाज का उदाहरण आपको दिया था, फिर उसी जहाज के उदाहरण को लेकर के चलते हैं। बीमा कंपनी जहाज के मालिक को 1 वर्ष के भीतर लौट आने पर एक निश्चित राशि देने का वचन करती है, लेकिन इस अनुबंध को हम तभी इंफोर्स करा सकते हैं जब जहाज 1 वर्ष के भीतर वापस लौट आए। लेकिन दुर्घटनावश वह जहाज समुद्र में डूब जाता है, तो फिर 1 वर्ष क्या वो कि कभी भी वापस नहीं आएगा। तब उस परिस्थिति में इस अनुबंध को, जो कि संयोगिक अनुबंध के रूप में था, उस घटना के घटित हो जाने के कारण अब ये असंभव हो गया है कि जहाज कभी भी वापस आएगा, तो ये अनुबंध जो है तब व्यर्थ हो जाएगा। ये डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 35 में इसको क्लियरली डिफाइन किया गया। और अब लास्ट पॉइंट आता है, क्योंकि हमने बताया था सेक्शन 32 टू 36, धारा 32 से लेकर के और धारा 36 तक ये संयोगिक अनुबंध को लागू करने से संबंधित जो नियम हैं उनको बताया गया है। तो सेक्शन 36 कहती है कि अनिश्चित भावी घटना के निर्धारित अवधि में घटित न होने पर प्रवर्तनीय अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल on not happening of a future uncertain event within a specified period under section 35(2). ये 35(2) में दिया गया है। अनिश्चित भावी घटना के निर्धारित अवधि में घटित न होने पर प्रवर्तनीय अनुबंध। किसी अनिश्चित भावी घटना के निर्धारित अवधि में घटित न होने पर किसी कार्य को करने अथवा न करने का अनुबंध उस समय प्रवर्तित कराया जा सकता है, इंफोर्स कराया जा सकता है, जब वो निश्चित समयावधि समाप्त हो गई हो तथा वह घटना उस समय तक घटित नहीं हुई हो, अथवा उस निश्चित समय अवधि के पश्चात उससे पहले ही यह निश्चित हो जाए कि अब भविष्य में घटना घटित नहीं होगी, भविष्य में घटना घटित नहीं होगी। ये सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 है। 35 का ही नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन है। और असंभव घटना के घटित होने पर आधारित ठहराव, एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। असंभव घटना के घटित होने पर आधारित ठहराव,
एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। सेक्शन 36, किसी कार्य को करने या न करने का संयोगिक ठहराव जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर आधारित है व्यर्थ होता है, चाहे इस असंभावना के विषय में अनुबंध करते समय उसके पक्षकारों को, जो पार्टीज हैं, उनको इसकी जानकारी थी अथवा नहीं। ये बिल्कुल क्लियरली है कि असंभावित जो कभी भविष्य में पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि संयोगिक अनुबंध में जो कंडीशन दी हुई होती है वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए या तो घटना घटित हो जाए या घटना घटित नहीं हो, यानी कि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो होएगी नहीं, घटित ही नहीं होगी। असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी, तो इम्पॉसिबिलिटी चैलेंज नहीं होना चाहिए। यदि इम्पॉसिबिलिटी चैलेंज है तो इसका मतलब घटना घटित होगी नहीं, तो अनुबंध कैसा हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। और ये सेक्शन 36 में बताया गया है। अब यहां पर बात यह आती है कि जो संयोगिक अनुबंध हैं इनका कुछ कुछ नेचर, जो बाजी लगाने के ठहराव होते हैं, वैगरिंग एग्रीमेंट्स जिनको कहा जाता है, बाजी के ठहराव, शर्त लगाने वाले जो ठहराव होते हैं, उनसे कुछ कुछ इसका नेचर जो है वो मिलता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। सबसे पहले परफॉर्मेंस। एक अंतर का आधार जो है वो परफॉर्मेंस है। संयोगिक अनुबंध के अंतर्गत आपने अभी समझा कि इस प्रकार के जो अनुबंध होते हैं उसमें जो पार्टीज होती हैं अपने वचनों का निष्पादन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस होती है। निसंदेह अनुबंध का जो निष्पादन होता है वो कोलैटरल इवेंट के ऊपर, उसकी घटना के घटित होने या ना होने पर डिपेंड करता है। यदि हम बाजी के ठहराव की बात करें तो बाजी लगाने का जो ठहराव है उसमें कोई भी पक्षकार ठहराव के निष्पादन का अभिप्राय नहीं रखता है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता है। केवल घटना के परिणाम को जानने या अंतर का जो लेन देन है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शंस, उसका ही विचार वो रखते हैं। उस पर्टिकुलर जो ठहराव है, जो अनुबंध है, उसको पूरा करने का प्रयास उनका नहीं होता है। ये कहां होता है? ये संयोगिक अनुबंधों में होता है। यानी कि संयोगिक अनुबंध में उस ठहराव को पूर्ण किया जाएगा, इसमें ठहराव को पूर्ण नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, बाजी के ठहराव में वो तो बस केवल घटना घटित हुई या नहीं हुई, फिर उसके बाद वो देखेंगे कि भाई कितना लाभ या हानि हुई। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं, इंटर ट्रांजैक्शंस, वो अपना वो कर लेंगे, बाकी उनका कोई भी अनुबंध से लेना देना नहीं होता है। उसको वो निष्पादन, उसको इंफोर्स नहीं करता। नेक्स्ट, विन और लूज। विन और लूज, विन और लूज। यदि हम संयोगिक अनुबंध के बारे में बात करें तो वो एक तरह से अनुबंध है जो एक घटना के घटित होने पर
उस घटना के घटित हो जाने पर इन्फोर्स होगा या नहीं होगा, लागू होगा या नहीं होगा। अनुबंध जिसको कि हम कोर्ट के द्वारा भी लागू करा सकते हैं। लेकिन जब हम बाजी के ठहराव की बात करते हैं, जब हम वेगरिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो वहां दो पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार जीतने की बात करेगा तो कोई दूसरा पक्षकार हारने की बात करेगा। एक जीतेगा, दूसरा हारेगा। यहां जीत और हार नहीं होती है। फिर बात आती है लीगलिटी। लीगल संयोगिक अनुबंध लीगल होते हैं, जबकि वो एक कोलैटरल इवेंट के घटने पर ही इन्फोर्स हो सकते हैं। लेकिन जब वो घटना घटित हो जाएगी तब इनको इन्फोर्स कराया जा सकता है बाय द लॉ, इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। इसका मतलब उनमें लीगलिटी है। लेकिन बाजी का ठहराव लीगल नहीं है। ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वर्जित कार्यों में से एक है, इंडियन पेनल कोड में जो डिफाइन किया गया है। फिर आती है बात प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? संयोगिक अनुबंध में केवल एक पार्टी ही, ओनली वन पार्टी, वो प्रॉमिस करती है। और उसका प्रॉमिस भी कब इफेक्टिव होता है? जब वो कोलैटरल इवेंट से संपार्श्विक घटना घटित हो जाती है। बाजी के ठहराव में जो प्रॉमिस है, जो वचन है, वो दोनों पक्षकार एक दूसरे को देते हैं। वहां प्रॉमिस दोनों पक्षकारों के द्वारा किया जाता है, जबकि संयोगिक अनुबंध में जो वचन दिया जाता है, जो प्रॉमिस किया जाता है, वो केवल एक पक्षकार के द्वारा किया जाता है। और देखें इसमें नेचर जितने भी संयोगिक अनुबंध, सभी संयोगिक अनुबंध जितने भी होते हैं, वो बाजी लगाने के अनुबंध नहीं होते हैं। जबकि जितने भी बाजी लगाने के अनुबंध होते हैं, वो सभी संयोगिक अनुबंध होते हैं। वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। सभी संयोगिक अनुबंध होते हैं। बाजी लगाने के सभी अनुबंध संयोगिक होते हैं, जबकि सभी संयोगिक अनुबंध जो होते हैं वो बाजी लगाने के अनुबंध नहीं होते हैं। इंटरेस्ट, संयोगिक अनुबंध में इंटरेस्ट क्या होता है? पक्षकारों का। संयोगिक अनुबंध में पक्षकारों का अनुबंध, वो जो इंटरेस्ट होता है, वो जो कोलैटरल इवेंट है, उस घटना के घटित होने या न होने पर सबसे ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बात ही तभी बढ़ेगी जब वो घटना घटित हो जाएगी या घटना घटित होनी असंभव हो जाएगी, तब उनकी बात आगे बढ़ेगी। जबकि बाजी का जो ठहराव होता है, उसमें जो इंटरेस्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट क्या होता है? उसमें तो बस केवल और केवल हार या जीत, इसी का इंटरेस्ट उनके बीच में होता है। उनका इंटरेस्ट हार और जीत में होता है बाजी के ठहराव में। और एक और पॉइंट बता देते हैं, फ्यूचर इवेंट, भावी
घटना। संयोगिक अनुबंध में जो फ्यूचर इवेंट होती है वो समपार्श्विक होती है, कोलैटरल होती है। जो मुख्य हमारा अनुबंध है उस मुख्य अनुबंध के पैरेलल होती है, समपार्श्विक, कोलैटरल। जबकि जो बाजी के ठहराव हैं, भावी घटना ही उसका मुख्य बिंदु होती है। यानी कि मुख्य बिंदु क्या है? वो भावी घटना। जबकि भावी घटना, अगर हम संयोगिक अनुबंधों की बात करें तो ये केवल घटना मात्र है। मुख्य वो एग्रीमेंट है, वो ठहराव है जो इसके समपार्श्विक। तो ये हम डिफरेंस की बात कर सकते हैं संयोगिक अनुबंधों में और बाजी के जो ठहराव होते हैं उनमें। तो ये जो चैप्टर है आपका बिजनेस लॉ में संयोगिक अनुबंध, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हमने इसको आपको बताने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि आपको यह चैप्टर जो है समझ में आएगा और इसकी तैयारी जो है आप करेंगे। लॉकडाउन के चलते हुए इस समय रेगुलर क्लासेज आपकी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हम ऑनलाइन माध्यम से इन कक्षाओं को आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हमें अपने इन प्रयासों में सफलता तभी मिलेगी जब आप इन वीडियोज को जो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं उनको अधिकाधिक देखेंगे, उसके आधार पर नोट्स तैयार करेंगे घर में रह करके। तो हमारी जो ये परिश्रम है तब ये परिश्रम सफल हो जाएगा। हम फिर कल आपसे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप घर में रहें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इस कोरोना वायरस आपदा से बचने का जो सबसे सटीक उपाय है कि आप अपने घरों में रहें। स्टे एट होम। थैंक यू।